इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, आज शनिवार है और 25 तारीख है, और भाई कल हम जो अपना गणतंत्र दिवस ज़रूर मना रहे हैं। और भाई जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 2025 को हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। और भाई देखो, हमारे जो बच्चों ने भी तैयारी कर रखी है स्कूल कॉलेजों में, और संगठन भी बना रहे हैं। और वास्तव में साथियों, ये दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों जो संविधान वो सभी के लिए है, और एक मत के साथ साथियों हमारे को जो जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, वो सभी तमाम वो चीज़ें देता है जिससे हम अपने राष्ट्र को मजबूत करें। तो साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को आज पूर्व संध्या पर जो 26 जनवरी की आप सभी को बधाई, और एक उम्मीद करते हैं कि साथियों इस दिन को आप अच्छी तरह सेलिब्रेट करके अपने बच्चों को इसमें ज़रूर जानकारी देंगे, जिन्होंने ये सुनहरा अवसर हमारे को दिया। और कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों हम जो शुरुआत करते हैं हमेशा आज के कृषि प्रश्न से करते हैं, और साथियों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हैं और भेंट वार्ता भी है। लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत है आज के कृषि प्रश्न से, और आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो साथियों आपको वो संख्या बतानी है कि 2 है, 3 है, 4 है या 5 है या फिर कोई अन्य है। तो इसका जो उत्तर आप हमारे को साथियों 9466021336 पर आप 6:50 से पहले ज़रूर दीजिए। और जो सही उत्तर देगा साथियों, उस साथी का हम ज़रूर नाम भी बताएंगे और भाई उसको बधाई भी देंगे। तो प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उसका आप उत्तर दीजिए। केवल SMS के माध्यम से हम उसका स्वीकार करेंगे। और साथियों आज महत्वपूर्ण जो चर्चा हम लेकर आए भेंट वार्ता, मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी का कृषि विकास में योगदान विषय पर डॉक्टर अजय सैनी से भाई रिसाले ने बहुत अच्छी बातचीत करी है। तो बातचीत के अंत सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अजय सैनी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, विस्तार शिक्षा संस्थान, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, नीलोखेड़ी। आज हम उनसे जो विषय में बात करेंगे वो रहेगी कि मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी का कृषि विकास में क्या योगदान है। इस विषय में जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद रिसाला भाई, और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। डॉक्टर साहब, जैसे देखिए, जैसे कि जो आजकल का जो समय है वो है तकनीक का, और इस तकनीक के ज़माने में जो हमारे किसान भाई हैं जो खेती करते हैं, उनको भी अगर वो तकनीक अपनाते हैं तो उनकी जो पैदावार है खेती में वो बढ़ने की काफ़ी जो है ना अवसर हो सकते हैं, ताकि वो अपने जो है ना खेती के अंदर अच्छा उत्पादन ले सकें। तो ये जो तकनीक है कि मीडिया और जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका कृषि के विकास में योगदान के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप ये जानकारी दें कि जो मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी है वो है क्या। किसान भाइयों, आप हम सभी जो किसान भाई हैं वो बड़े लंबे अरसे से खेती कर रहे हैं, और खेती में नए नए आयाम हमने रचे हैं। लेकिन आजकल का जो दौर है, जैसा कि रिसाला भाई ने कहा कि वो सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, तो हमें इससे जुड़ना अनिवार्य है। तो खेती में इसके क्या नए आयाम हो सकते हैं, उसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मीडिया क्या है और सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। जी, मीडिया बना है मीडियम शब्द से, जिसका अर्थ हुआ माध्यम। हिंदी में यदि कहें तो माध्यम। माध्यम किस विषय का?
अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसे ही हम मीडिया कहते हैं। जैसे कि रेडियो के माध्यम से हम अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं और आजकल इंटरनेट के दौर में हमारे इंटरनेट के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, ये सभी के सभी इन्हें हम मीडिया कहते हैं। और जहाँ तक बात है सूचना प्रौद्योगिकी की, तो ये एक बड़ी टर्म है, एक बड़ा विषय है। इसमें हम न्यूज़ पोर्टल्स को शामिल कर सकते हैं, वेब पोर्टल्स, हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस और मीडिया के हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, पत्रिकाएं, ये सभी के सभी यदि ये किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं तो इन्हें हम सूचना प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ आप ये बताइए, जो हमारे किसान हैं कि जो खेती है उसमें इस तकनीक का और इस मीडिया का जो है क्या योगदान रहता है? जहाँ तक बात मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी की कृषि विकास में योगदान की बात है, तो बड़ा ही जरूरी विषय है इसको समझना। तो किसान भाइयों को समय समय पर मौसम की जानकारी की आवश्यकता होती है। तो आजकल आप देखेंगे कि वो फसल में पानी लगाने से पहले ही इंटरनेट की मदद से मौसम की जानकारी लेते हैं जी। इसके अतिरिक्त फसल अवशेष प्रबंधन एक बड़ा ही गंभीर विषय है। कैसे हम फसलों के अवशेष का प्रबंधन करें, उससे संबंधित जानकारियां हमारे जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, वो विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। नई किस्मों की जो जानकारी है वो बहुत अनिवार्य होती है। बीमारियों की रोकथाम, कीटनाशकों का विवेकपूर्ण प्रयोग, मिट्टी एवं पानी की जांच, फसल विविधीकरण, इसके अतिरिक्त सरकार की जो योजनाएं हैं, इन सभी माध्यमों के द्वारा किसानों को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इसके साथ साथ मैं एक बड़ा ही जरूरी विषय आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। हमने अक्सर सुना होगा प्रगतिशील किसानों के बारे में। ऐसे किसान जो वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं और एक बड़े पैमाने पर खेती करके वो विकसित किसान हो गए हैं और देश विदेशों में अपना परचम जो है वो लहरा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। तो यदि किसान भाई उन सक्सेसफुल किसानों की कहानी, उनकी सफलता की कहानी को यदि वो इन मीडिया के जो हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उन पर पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो उन्हें भी नए नए आइडिया जो है किस क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें मिलेंगे और उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स का यदि किसान भाई हमारे प्रयोग करें तो वे ज़्यादा जागरूक होंगे, ज़्यादा आइडिया उनके पास होंगे और वो अपनी खेती की जो उनकी जानकारी है उसे और आगे बढ़ाकर वो भी एक विकसित किसान के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे और वो अल्टीमेटली अपना तो आर्थिक विकास करेंगे ही, देश के भी आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे किसान भाई दे सकते हैं इन प्रौद्योगिकी से जुड़ने के बाद। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ क्या जो मीडिया और जो सूचना प्रौद्योगिकी है उससे जो हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो अपने खेती में इसका प्रयोग करें, क्या आर्थिक रूप से उन किसानों को फायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है रिसाला भाई। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, यदि आप प्रगतिशील किसान, जो भी आपके आसपास, आप अवश्य कुछ किसानों के बारे में जानते होंगे जो बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं और कुछ नवाचार भी उन्होंने किए हैं। तो यदि आप उनका अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि वो किसान मीडिया प्रौद्योगिकी का बड़ा इस्तेमाल करते हैं जी। और कहीं ना कहीं यदि उनको गहराई से हम जांच करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे बहुत सारे किसानों को, चाहे वो बाजार तलाशने का जो उन्होंने काम किया कि अपने उत्पाद को वो कहाँ पर बेच पाएंगे, विदेशों तक में भी उत्पाद कृषि के जो है वो बेचे जा रहे हैं। तो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मीडिया प्रौद्योगिकी का है और अल्टीमेटली वो उनके आर्थिक जो उनकी विकास है उसमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस समय हमारी जो सरकार है और जो कृषि विभाग है उनका जो मुख्य फोकस है, एक समय उत्पादन बढ़ाने पर हुआ करता था जी। आज के समय में वो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। कैसे हम कृषि उत्पादों का जो है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं। तो यदि हमारे किसान भाई इन माध्यमों से और भी ज़्यादा जागरूक होंगे, कैसे वो अपनी फसलों की ज़्यादा गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से उसको आर्थिक लाभ में
कन्वर्ट करने में, उसको बदलने में जरूर सफल होंगे। डॉक्टर साहब, जैसे किसानों को जो है ना, यानी कहने का भाव ये रहा कि जो आर्थिक स्थिति है, अगर किसान भाई इस तकनीक को अपनाएंगे, प्रौद्योगिकी है चाहे मीडिया हो, तो उनको आर्थिक रूप से अच्छा फायदा होने की संभावना है। और इसके साथ साथ जैसे जो है सूचना प्रौद्योगिकी है या मीडिया की चर्चा करें, तो क्या इसका उपयोग जो है ना हर किसान तक पहुंच रहा है? जी रिसाला भाई, आपने बड़ा ही जरूरी और बड़ा रोचक सवाल किया कि क्या ये मीडिया प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सभी किसानों तक पहुंच पा रही है? जी, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी किसानों तक पहुंच पा रही है, और उसके कुछ कारण भी हैं। कई बार हमारे किसान भाइयों का थोड़ा सा उदासीनता होना भी इसका एक कारण कभी कभी रहता है, और कभी कभी उसकी पहुंच भी उनके पास तक नहीं होती। तो हालांकि आप पाएंगे कि हमारे जो किसान हैं, अधिकतर किसानों के हाथ में आप स्मार्टफोन देख सकते हैं, और उस स्मार्टफोन की मदद से वो लोग मौसम की जानकारी और विभिन्न जो कृषि की जानकारी है हमारी, वो प्राप्त करते हैं। इसको और ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है कि जो किसान किसी कारणवश अब तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ें। तो सरकार ने अनेक प्लेटफॉर्म भी शुरू किए हैं। जैसे आप जानते होंगे, ई नाम के बारे में आपने सुना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ई मार्केट प्लेस के नाम से, जहां पर किसान भाई राष्ट्रीय स्तर पे जो है अपने फसल उत्पादों को बेच सकते हैं। उनको एक बड़ा, यानी कि डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार, बिल्कुल रिसाला भाई आपने ठीक कहा। तो ये इसके माध्यम से हमारे किसान भाई अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न एप्लीकेशंस हैं, कृषि सुविधा, ई मौसम, इस मोबाइल एप्लीकेशन से किसान भाई मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्लांटिक्स एक मोबाइल एप्लीकेशंस है। इसी तरीके से फार्मर पोर्टल और भी सरकार की अनेकों जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं और वो इससे जुड़ सकते हैं। हालांकि किसान भाई यदि डिजिटल साक्षरता की दिशा में बढ़ें, जो किसान भाई अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो जो हमारे युवा हैं उनसे मोबाइल का प्रयोग यदि सीखें, और भी जो सरकारी विभाग हैं वो भी इनको सीखने में मदद करते हैं, तो यदि वो इन सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ेंगे, जो किसान भाई किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो भी इन तकनीकों का लाभ लेकर उसको आर्थिक लाभ में बदल सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या जो ये तकनीक है, मीडिया या सूचना प्रौद्योगिकी है, क्या इसके उपयोग में जो किसान भाई हैं उनको कोई समस्या आ सकती है? जी रिसाला भाई, समस्या की जहाँ तक बात है तो वैसे तो अधिकतर किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसानों को जहाँ तक हम अवलोकन के माध्यम से बता सकते हैं कि कुछ किसानों को डिजिटल साक्षरता की समस्या कभी कभी रहती है। जी, तो हालांकि वो किसान भी युवाओं की मदद से उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि किसान भाइयों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें तो वो खुद भी इनको सीख कर तो हमारे जो ई नाम यानी कि राष्ट्रीय जो कृषि बाजार के जैसे जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं उनसे जुड़ेंगे। इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों आपको एक विषय के बारे में और जानकारी देना चाहूँगा। आपने एग्री इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में भी ये एग्री इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है, और इसके साथ साथ पूसा दिल्ली में भी, जिसे हम IARI के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ और भी कृषि संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर ये स्थापित किए गए हैं। तो किसान भाई इनके माध्यम से जुड़कर अपने जो कृषि व्यवसाय हैं उसमें जो नवाचार उन्होंने किए हैं वहाँ से जुड़कर अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते हैं, और उससे संबंधित जानकारी वो एग्री इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई यदि इन प्रौद्योगिकी से जुड़ेंगे तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी और वो अपने एक कृषि व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ साथ कोई अन्य जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं उनको देना चाहोगे? जी किसान भाइयों, मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी यदि मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं आप उनसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि एक कहावत भी है कि इन्फॉर्मेशन इज द पावर। जी, सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो यदि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक सूचना होगी
तो वो और भी आगे बढ़ सकते हैं। जो सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है डबलिंग फार्मर इनकम, किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए, तो इसमें सूचना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई? आप कृषि संबंधित पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा हरियाणा खेती एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका, और किसान भाइयों की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनका निदान करने की बड़ा प्रयास रहता है इस पत्रिका का। इसी प्रकार से ICR की पत्रिकाएं हैं, फल फूल, खेती, प्रसार दूत, इस प्रकार की अनेकों पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। यदि हमारे किसान भाई, यदि कोई अकेला किसान भी इसे जो है सब्सक्राइब नहीं कर सकता, तो कुछ किसान सामूहिक रूप से मिलकर यदि इनको सब्सक्राइब करें, तो किसान भाई यदि इसमें जो भी समय समय पर बीमारियां आती हैं उनका निदान करने में उनको आसानी रहेगी, नए तरीके उनको कृषि के पता चलेंगे, वैज्ञानिक तरीके जो हैं, और इसके साथ साथ जो नए फूड प्रोसेसिंग का आजकल ज़माना है कि कैसे हम अपने कृषि उत्पाद को प्रोसेस करके मार्केट में बेचें, तो उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां उनको मिलेगी और एक बड़े व्यवसायी के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि वो DD किसान जरूर देखें, वो आकाशवाणी का जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसे जरूर सुने, वो YouTube के भी हमारे जो सरकारी चैनल्स हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का हो, चाहे वो कृषि विभाग का YouTube चैनल हो, चाहे वो अन्य जो हमारे कृषि संबंधित विभाग हैं उनके YouTube चैनलों से, फेसबुक पेज से, इन सभी से यदि हमारे किसान भाई जुड़ेंगे तो उन्हें मनोरंजन के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी और वो उस जानकारी को अपने कृषि में प्रयोग कर पाएंगे। डॉक्टर अजय सैनी जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण हमने जानकारी डॉक्टर अजय सैनी से ली और रिसाले भाई ने बहुत बढ़िया बातचीत करवाई। और वास्तव में साथियों देखिए, सूचना बहुत ज़रूरी है और आजकल तो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है तो उसके अंदर तो साथियों आज सूचना को भी हम अपने हाथ में लेकर चलते हैं और चलना भी चाहिए, ताकि कृषि से जो संबंधित जो जानकारी है उससे हम प्राप्त करके उसको महत्वपूर्ण आगे देश को बढ़ावा। और अब बातचीत ज़रूर कर लेते साथियों। और अब जो बातचीत हम कर रहे हैं इसमें जो आज के विषय का चर्चा रहेगा सफ़ेद बटन मशरूम की खेती। और वैसे तो साथियों देखिए, जो कोई भी हो मशरूम की जब हम बात करते हैं तो भाई क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र जो मुरथल में है वहाँ पर भाई ट्रेनिंग भी होती है, रहने का भी सारा वो खर्चा सरकार उठाती है और भाई ट्रेनिंग देती है, सर्टिफिकेट देती है। और आप ये ज़रूर इसका मुआयना कीजिए और जाइए ताकि जानकारी ज़रूर मिले। और सफ़ेद बटन मशरूम की जब खेती की बात करें तो देखिए, कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर भाई कृषि व्यर्थ जिस तरह गेहूं, चावल व सरसों का भूसा आदि बहुतायत में मिलता है। और जलवायु की विविधता के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भाई खुम्ब है वो आसानी से भी उगाए जा सकते हैं। तो खुम्ब की खेती भाई एक कमरे के अंदर भी की जा सकती है, इसलिए भूमि जिस पर भाई बढ़ती जनसंख्या का पहले से भाई बहुत अधिक दबाव है तो खुम्ब लगाने के लिए भाई उतनी ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। भाई झोपड़ी नुमा हम बना के भाई इसका जो एक ट्रेनिंग से लेकर भाई इसमें हम और बढ़िया लाभ ले सकें। और इसकी खेती कच्चे या पक्के कमरे या फिर किसी अन्य स्थान पर अस्थायी छप्पर या फिर जो छात डाल कर भी हम कर सकते हैं। और भाई खुम्ब या मशरूम एक प्रकार की फफूंद है जो प्राकृतिक रूप से भाई यानी कि अपने आप पे उगने वाली खुम्ब है और कुछ तो खाने योग्य होती है और कुछ जहरीली भी होती है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से भाई उगाई जाने वाली जो मशरूम की जो सभी किस्में भाई खाने योग्य होती है और भाई बरसात में भी हम कई बार देखते हैं तो ये उग जाती है। और इसकी जब बात करें तो भाई एक व्यापारिक स्तर पर की जाती तो एक तो सफ़ेद बटन या फिर यूरोपियन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम या ढींगरी मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ है, ट्रॉपिकल या फिर चाइनीज़ मशरूम है और सफ़ेद दूध या खुम्ब है। तो खुम्ब का एक स्वादिष्ट जो पौष्टिक आहार है जिसमें प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन जिसे भाई पोषक तत्व पदार्थ इसमें प्रचुर मात्रा में हमें मिलते हैं। लेकिन भाई अब इसे पौष्टिक तत्वों तथा औषधीय उपयोगिता के कारण गुणकारी आहार के रूप में हम खाते हैं। तो खुम्बी में जो पाए जाने वाले प्रोटीन से जो शाकाहारी लोग अपने भोजन में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों इसमें हमने ध्यान देवा है तो साथियों एक इसमें कंपोस्ट बना के और एक विधि के अनुसार इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें, क्योंकि दोनों विधियों
की जो बात करते हैं कि तो लघु विधि और लंबी विधि, तो भाई दोनों में कंपोस्ट बनाकर हम इसमें भाग जो इसमें लेते हैं तो इसमें खेती बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। तो साथियों ये तक खूब की बात करी थी सफ़ेद बटन मशरूम की। और जब बात है साथियों इसकी करें तो साथियों इसमें देखो आज विटामिनों की जो कमियां शरीर के अंदर होती है वो सारे विटामिन भी ज़रूर मिलती है। और कंपोस्ट बना कर भाई इसमें भाई पहले ढुलाई कर ले, फिर पलटाई कर ले दूसरे दिन, फिर 13वें जो 10वें दिन है दूसरी पलटाई करे, 13वें दिन जो तीसरी पलटाई करे, और 16वें दिन भाई चौथी पलटाई, और 19वें दिन जो 5वीं पलटाई, और इसी तरह 22वें दिन छठी, और 25वें दिन 7वीं, और 28वें दिन 8वीं पलटाई थे। इस तरह भाई जो पलट का भाई कंपोस्ट भाई ये इसमें जो पलटाई से हमारे जो तैयार हो जाती है। और इसी तरह साथियों इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें तो खूब एक अच्छा व्यवसाय की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई जो बेरोजगार है वो लाभ इसमें ले सकते हैं। और साथियों मशरूम के बाद हम जो बातचीत ज़रूर कर लेते भाई कल के कृषि कार्यक्रमों की भी बातचीत ज़रूर कर लेते हैं। और साथियों कल है रविवार और कार्यक्रम लेकर आते हैं साथियों इसमें सांग हम कल सुनेंगे। और सोमवार को जब किसान वाणी अन्नदाता की जब हम बात करते हैं तो अन्नदाता कार्यक्रम में हम जो चर्चा का विषय लेंगे साथियों बागों में फल फूल गिरना एवं फटना जैसी समस्या का समाधान विषय पर बातचीत करेंगे। साथ के साथ जो नई फसल नई उमंग में हम जो सोमवार को विषय लेकर आए हैं मसर फसल की देखभाल और एक जानकारी महत्वपूर्ण भी जरूर लेंगे कीटनाशक दवा निमास्ते किस तरह बना हुआ है। तो ये तमाम जानकारियाँ उसमें सोमवार को प्रसारित होगी। तो साथी कार्यक्रम आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। और अब मौसम की भी जानकारी ज़रूर दे देते साथियों। आज का जो अधिकतम तापमान है तो 22 और जो न्यूनतम की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह जो भाई आने वाले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 21 और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। और साथियों आज की नसीहत में भी बातचीत ज़रूर करेंगे ब्यात आए पशुओं की देखभाल। और लेकिन साथियों एक लोकगीत ज़रूर सुनते हैं मेर सिंह की रागणियों में से हमने इसके लिया है, सुनते हैं ये रागणी। और एक रागनी अब भाइयों के सामने कि जब आजादी की जंग छिड़ी हुई थी सुभाष चंद्र बोस घर से निकलने लगे तो उसकी भाभी एक साड़ी की फरमाइश करती है और ये कहती है कि उस साड़ी में ये चीजें होनी चाहिए। और कैसा क्या बता भला बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। तक साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी यार ये हो तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो और रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो हंसते हंसते जेल के अंदर पढ़ने ने जो प्यार भी हो काला पानी पहुंचा हो वीरों न जाने खपाली बोस साड़ी लाले हो जिसकी चमक निराली बोस साड़ी लाले हो जिसकी चमक निराली। चंद्रशेखर आजाद का फोटो ऋषि बिहारी बोस भी हो लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए मजोश भी हो जलियांवाले बाग का जलसा डायर फायर करता हो उसका बदला लेने लंदन में
शेर भी फिरता हो। उधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता हो। डायर मारा अब मरा ना बार गया खाली वो सही सिसाई। तो साथियों, आपने ये लोकगीत सुना और हमने आपको एक शुरुआत के में आज का कृषि प्रसंग पूछा था और हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया और इसका जो सही उत्तर है साथियों 2 है। और जो क्षेत्र है, एक तो साथियों दक्षिण पश्चिम और दूसरा है पूर्वोत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों जिन्होंने दिया संजीव कुमार, जो अमन कुमार गांव खुरकानी इंद्री से करनाल से है, और इसी तरह गांव उगाड़ा अम्बाड़ा से भाई राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्यों ने इसका सही उत्तर दिया है। और रणधीर सिंह गांव जोगड़ी यमुनानगर से, और गाँव तेजा मोड़ी से बंसीलाल, और इसी तरह महावीर मोगा गांव धनसू से इन्होंने सही जवाब दिया है। और आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते साथियों आप हमेशा इसमें भाग लेते रहे। और किसान कॉल सेंटर का नंबर भी आप ज़रूर लिखिए साथियों 1551। और इसी तरह साथियों हमारा PIB ऐप भी है और भारत सरकार की जो कृषि से संबंधित सभी जानकारियाँ आप इस ऐप के माध्यम से भी ले सकते हैं। और जहाँ तक आज की नसीहत की बात करें तो ब्यात आए पशुओं की देखभाल साथियों, इसकी बात करते हैं तो साथियों हमने एक ज़रूर कार्ड बनाना चाहिए। और हमारे जो पास में जो वहाँ पर हम पशु के चिकित्सालय वहाँ पर जा सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर साथियों जो हम पशुओं की देखभाल अच्छी प्रकार से इसमें कर सकते हैं। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम।